न्यूक्लियस एसिड। तो फर्स्ट सेल की न्यूक्लियस ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो कल अपने लोगों ने एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ा जिसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आज प्लेस चेंज कर दिया, मुझे जगह नहीं। तो 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर थी। डिऑक्सी रिबोज में कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट था। वहीं पर कार्बन 1, 2, 3, 4 और कार्बन 5 यहाँ पर राइबोज शुगर थी। यहाँ पर कार्बन 1 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था। ये शुगर थी दोनों की। जब हम डीएनए हो उसको हाइड्रोलाइसिस करा दें, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दें तो न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड को करा दें तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड को हाइड्रोलाइसिस करा दें तो शुगर और नाइट्रोजन बेस बन जाते हैं। तो शुगर ये हो गई पेंटोज, इसमें एक एटम कम है तो ये डिऑक्सी राइबोज, वो राइबोज। अब इसके कार्बन नंबर 1 पर हम क्या जोड़ देते, 4 में से कोई भी एक नाइट्रोजन जोड़ देते हैं। मान लीजिए एडिनिन जोड़ दिया, तब ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। इसका न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा, एडिनोसिन। इसका क्या कहलाएगा, डिऑक्सी एडिनोसिन। इसी प्रकार चारों के कल उसके भी लिखा है तो चारों इसके भी लिखा है। यहाँ पर जो बॉन्ड बना था, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो बॉन्ड बना था बीटा एन ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। और अब तीसरा मॉलिक्यूल भी जोड़ दें, तीसरा मॉलिक्यूल जोड़ दें फास्फेट। ये कहाँ जुड़ता है, ये कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है। ये कार्बन 4 है, ये 5 पर जुड़ता है। तब ये तीनों जुड़ गए, तब हमारा एक हो गया क्या, न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार डीएनए के भी 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे और आरएनए के भी 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे। इसका न्यूक्लियोटाइड ए है तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, क्योंकि पी एक है। जब हायर लेवल पर बनाते हैं 2 पी जोड़ते हैं तो एडिनोसिन डाइफास्फेट एडीपी हो जाता है। 3 जोड़ देते हैं तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। चलते हो तो उस समय घर पर नहीं देखते हो टाइम कितना हो रहा, कितनी देर में पहुंचेंगे। हाँ, एक क्लास है या नक्कार खाना है। तो इसका हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट, इसका हो जाएगा एडिनोसिन वो डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। यहाँ पर हम गुआनिन कर दें तो गुआनोसिन मोनोफास्फेट, इसका हो जाएगा डिऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट। यदि हम यहाँ पर सी जोड़ दें तो साइटिडीन मोनोफास्फेट और यहाँ डिऑक्सी साइटिडीन फास्फेट। इसमें टी जुड़ेगा नहीं, यहाँ यू जुड़ेगा तो यूरिडीन मोनोफास्फेट, और यहाँ टी जुड़ेगा तो आपका डिऑक्सी थाइमिडीन फास्फेट। 4 न्यूक्लियोटाइड उसके पढ़ाए, 4 न्यूक्लियोटाइड इसके। और न्यूक्लियोटाइड अब हमें और जोड़ दें, एक तो हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दें ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये कार्बन नंबर 5। ये आपका दूसरा ले ले, मान लीजिए कोई भी आपने नाइट्रोजन बेस ले लिया, सी ले लिया, साइटोसिन ले लिया, तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड बन गया।
एक और ले लेते, ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। इतना याद रखना, ये 3 है। मान लीजिए गुआनिन ले ली, न्यूक्लियोटाइड एक ये बन गया। इतना याद रखना, इस फास्फेट को जोड़ने के लिए आपका कार्बन नंबर 4 है, 4 से ऐसे मत जोड़ देना। कहाँ जोड़ोगे? ये 5, इसको ऊपर लेकर ये 5 पर जोड़ना होगा। यहां से ऐसे सीधे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 पर जुड़ जाएगा। तो हमारा फास्फेट हमेशा जुड़ता है शुगर के कार्बन नंबर 5 से। और यहाँ पर जो बॉन्ड अभी आप लगाएंगे वो आपका डाई ईस्टर बॉन्ड नहीं होगा, वो सिंपली एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा। किसी किसी किताब में उसको हाफ लिख देते हैं डाई ईस्टर बॉन्ड। डाई ईस्टर बॉन्ड जब बनता है, जब डाई करें, 2 को जोड़ें, तब बनेगा। अब आपका वही चीज यहाँ आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा था कार्बन नंबर 1 से जुड़ता, नाइट्रोजन बेस हमेशा कार्बन नंबर 1 से जुड़ता। प्यूरिन के केस में डबल रिंग पढ़ाए थे, एडिनिन और गुआनिन, वहां नाइट्रोजन नंबर 9 से जुड़ता। कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 9 से जुड़ेगा। इन केस ऑफ प्रिमिडीन, प्रिमिडीन आपकी 3 है, थाइमीन है, आपके साइटोसिन, यूरेसिल, वहां सिंगल रिंग कंपाउंड है, 6 मेंबर्ड है, तो वहां हमारी नाइट्रोजन किससे जुड़ेगी? नाइट्रोजन नंबर 3 से। कार्बन नंबर 1 देखिए, 2 आप लोग पढ़ेंगे किसी भी उस पर किताबों में, वो लिखते हैं कार्बन नंबर 1 जुड़ता है कितना? नाइट्रोजन नंबर 1 से, लेकिन 1 नहीं है, कितना है? 3, नाइट्रोजन नंबर 3। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और कल आपने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, इतना है तो न्यूक्लियोसाइड और इतना है तो न्यूक्लियोटाइड। और अब हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ना है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अब क्या होगा? जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3, शुगर के कार्बन नंबर 3 पर एक क्या है? OH, एक हाइड्रोक्साइल समूह है, कार्बन नंबर कितना है? 3 पर। हर किसी कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और इधर अपने लोग कल पढ़ चुके थे, इसको हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसको हम एक मॉलिक्यूलर लेवल पर कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर कल आपने देखा था, ये है फास्फेट, जिसकी वैलेंसी फास्फोरस की 5, तो एक तो इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती हैं इससे, एक सेटिस्फाइड हो गई OH से, और एक इधर हो गई किससे? OH से। अब यहाँ पर आपने पढ़ा था कार्बन 5 पर CH2OH, एक यहाँ पढ़ा। तो आपको हमने बताया, जब किसी चीज के हम सिंथेसिस करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। तो यहाँ OH और H इंसर्किल कर दिया, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल कल ही निकाल दिया था। और जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तब यहाँ ऑक्सीजन बचा था, और इस ऑक्सीजन को हम कल कहाँ ले आए थे? सेंटर में। ये ऑक्सीजन को यहाँ ले आए। तो एक तो कार्बन नंबर 5 पर P जुड़ेगा एक शुगर के साथ, और एक शुगर के साथ कहाँ जुड़ेगा? कार्बन नंबर 3 पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या है? OH, एक फास्फेट का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और एक आपका शुगर का हाइड्रोक्सी ग्रुप है। दोनों जब जुड़ेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तब आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो इसका भी वाटर का मॉलिक्यूल इनसर्किल कर दीजिए, सर्किल के अंदर ये निकाल दीजिए। ये जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, ये वाटर का जब मॉलिक्यूल निकल गया, ऑक्सीजन को यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर
ए बॉन्ड बना, एक बॉन्ड ए बन गया। तो एक बॉन्ड बन रहा है किसके, अपने आगे वाले पहले वाले शुगर के साथ, किस पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर। और एक बॉन्ड फास्फेट का बन रहा अपने पिछले वाले शुगर कार्बन नंबर 5 से। अब 2 बॉन्ड जुड़े, तो 2 जहां हो गए, चाहे आप अमीनो एसिड जोड़िए तो क्या बन जाते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, 3 जोड़ दीजिए ट्राइसैकेराइड। तो अब 2 जुड़ गए तो डाई नाम पड़ गया, और ये क्या हो गया, फास्फो। तो ये आपका एक बॉन्ड ए हुआ और एक ए हुआ। ये जो हमारा बॉन्ड बना, यही बॉन्ड पूछा जाता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इसलिए अपने लोग पढ़ते हैं कि COO ईस्टर है, ईस्टर, और यहाँ क्या जुड़ा है, P, तो ये फास्फो की ईस्टर हो गया, तो ये ईस्टर बॉन्ड है। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को इंपॉर्टेंट यहाँ पर कर दीजिए। अब यदि हम तीसरे को जोड़ते हैं तो वही बात यहाँ आएगी, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा, ये P है, और इसके साथ भी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये कार्बन नंबर 3 है। अपने प्रीसीडिंग और सक्सेसिव के बीच में 2 शुगर मॉलिक्यूल के बीच में जो फास्फोरस है, एक तरफ कार्बन नंबर 3 से और एक तरफ कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड हुए, यही दोनों बॉन्ड क्या कहलाएंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब हमने 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, डाई न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार एक नहीं 10,000 मिलियन और बिलियन, 4.3 बिलियन तक न्यूक्लियोटाइड की संख्या जुड़ती चली जाती है। तो अभी तक अपने लोगों ने एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, बहु न्यूक्लियोटाइड जोड़ दे तो यही हमारी क्या हो गया, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, बिलियंस, मिलियंस, 1000 जितने भी हो सकते हैं, ये जुड़ते चले जाते, ये जुड़ते चले जाते। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं एक ध्रुवीयता, इसमें हम देखते हैं एक पोलैरिटी। पोलैरिटी कब होती है, जब हमारे दोनों एंड, ये दोनों एंड किसी चीज के, दोनों पोल किसी चीज के सिमिलर हो तब वो नॉन पोलर होता है, और जब एक दोनों पोल डिसिमिलर हो तो वो पोलर होता है। तो पोलैरिटी इसमें पाई जाती है, चेन में पोलैरिटी पाई गई। जैसे अपने लोग माचिस की तिल्ली होती, उस पर यहाँ क्या लगा होता है, मसाला, एक तरफ नहीं लगा होता, तो वो कैसा हो गया, पोलर हो गया। यदि इसको हम काट दें तो समान हो गए दोनों, तो कैसा हो गया, नॉन पोलर। अपने लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, प्रोटीन लेयर, लिपिड की 2 लेयर होती, हेड और टेल। तो हेड कैसा है, पोलर, और टेल कैसी है, नॉन पोलर। तो इसमें एक पोलैरिटी पाई जाती है। वो पोलैरिटी क्या है, यहाँ पर एक कार्बन नंबर 5 पर है, तो एक इसका हो गया 5 प्राइम हो गया, क्योंकि इसके आगे जो भी है OH, ये किसी के साथ अपना बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये खाली है, तो 5 एंड इसका ये हो गया। और यहाँ पर कार्बन 3 पर क्या खाली है, OH, ये OH यहाँ पर। जैसे जैसे आप बनाते चले जाएंगे, पहला और अंतिम, अंतिम पे क्या होगा, OH। कहाँ पर OH है, 3 पर, तो एक प्राइम हो गया 3 प्राइम। तो एक डायरेक्शन हो गई 3 to 5 हो गई। तो 3 डैश पर क्या है, OH, और 5 पर क्या है, T।
तो इसमें एक पोलैरिटी पाई गई, एक ध्रुवीयता पाई जाती है। 2-3 पॉइंट लिख लो, उतार लो। यही क्रम इसमें होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिंकेज हो गई कई न्यूक्लियोटाइड की। द लिंकेज बिटवीन टू एडजेसेंट पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड्स by the bond, very very important कर दो, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। 2 बन गए, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो डाइन्यूक्लियोटाइड दोनों में एक पर फास्फेट जुड़ेगा, एक शुगर के कार्बन नंबर 5 पर, अब एक पर जुड़ेगा कार्बन नंबर 3 पर। द फास्फेट linked at carbon number 5 of the sugar, and on other hand phosphate linked with carbon number 3 of the sugar, and अब बहुत जोड़ दीजिए, and many nucleotides linked together to form polypeptide long chain, polynucleotide long chain. It shows the polarity. Either 3-5 or 5-3. तो ये आपका पोलीन्यूक्लियोटाइड। कल न्यूक्लियोटाइड और पोलीन्यूक्लियोटाइड ये पढ़ लिया। अब आपको अलग अलग पढ़ना। अलग अलग में क्या पढ़ना? न्यूक्लिक एसिड हमारे कितने हैं? एक है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक आपका कौन है? आरएनए। तो अब डाल दें डीएनए। आपका न्यूक्लियोटाइड सभी का, पोली आरएनए का भी हो गया, इसका भी हो गया। अब एक एक पढ़ना। तो पहला डीएनए, यही बॉन्ड आपसे पूछा जाता। फास्फोडाइस्टर 2 हैं, ईस्टर बॉन्ड है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में लग रहा। इसका वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए, इसका वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए। जहां भी किसी कंपाउंड की सिंथेसिस होती वहां वाटर को रिमूव करते हैं, और जहां भी ब्रेक डाउन डाइजेशन होता है,
तोड़ना हो, डाई को मोनो में तोड़ना हो, पोली को तोड़ना हो, तब उसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी को नहीं तोड़ा जाता, किसको तोड़ा जाता है? जिसको हमें तोड़ना होता है। सुक्रोज है हमारा कैंस गन्ना का, तो उसको मोनोसेकेराइड में बदलेंगे तो क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो जहां भी सिंथेसिस हो वहां रिमूव करते हैं, जहां भी तोड़ना हो वहां बन गया। तो अब दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, और जब डीएनए पढ़ लेंगे तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाएंगे तो क्या होगा? रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियां, उसी की कॉपी बनाना। और एक डीएनए से आरएनए बनाना तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन होगा। और फिर जब आरएनए बना लेंगे तो इससे हमें क्या बनानी? प्रोटीन। तो क्या होगा? ट्रांसलेशन। ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे बड़ा यही है न्यूक्लिक एसिड। और तो ये आपका डीएनए है। डीएनए में आप इतना पढ़ ही चुके हो। कौन सी शुगर होती है? डिऑक्सीराइबोज। डिऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होता है? ऑक्सीजन एटम अब्सेंट होता है। यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर? कार्बन नंबर 2 पर, कल ही पढ़ा था। और डीएनए में जो हमारे नाइट्रोजन बेस हैं वो एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमीन होता है और साइटोसिन। ये इसके नाइट्रोजन बेसिस है। तो शुगर हो गई डिऑक्सीराइबोज, बेस हो गए एडिनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। और नेचर हो गई इसकी एसिडिक। एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें H3PO4 है। न्यूक्लियक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है मोस्टली। तो डीएनए जो आपका है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है, साइटोलॉजी पढ़ाएंगे तो डीएनए मोस्टली हमारा कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका क्लोरोप्लास्ट, यहाँ भी डीएनए पाया गया। यही दोनों ऑर्गेनेल आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट, डीएनए आकार्स, डीएनए आकार्स, डीएनए आकार्स मोस्टली इन द न्यूक्लियस, मोस्टली इन द न्यूक्लियस, मोस्टली इन द न्यूक्लियस एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और जेनेटिक मटेरियल है, यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो ये बहुत ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर करता, सब इसी के अंदर है। इट इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सबको इसी के अंदर रखना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा समझ लो, ये हमारा मास्टर मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, और कैसा है? पॉलीमर है। तो ये चीजें अभी लिखना नहीं। तो मास्टर मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत ही प्रीसियस, बहुत ही कीमती, ये हमारा बॉडी का पार्ट है डीएनए।
इतना ही नहीं, डीएनए किसी विशेष अंग में नहीं, डीएनए ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर सेल में डीएनए पाया जाता है। और जिस प्रकार इस बिल्डिंग का मैप हम लोग तैयार करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का जो मैप है कि रूप कैसा, रंग कैसा, लंबाई कैसी, सब ये मैप का काम करता है, सब इसी के अंदर छिपा है, डीएनए के अंदर। इसीलिए ये इतना कीमती हो गया कि इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी। जो भी चीज कीमती घर में होती उसकी सुरक्षा रखी जाती। लंका सोने की थी तो चारों तरफ पहरेदार लगे हुए, तो सुरक्षा के लिए इसमें आगे आपको पढ़ाएंगे। H1, H2, H3, H4 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और उसी के ऊपर 1.565 लेंथ का जुड़ा रहता, और यही हिस्टोन प्रोटीन इसको स्टेबिलिटी प्रदान करते। बहुत ही मास्टर मॉलिक्यूल है, मास्टर मॉलिक्यूल, मास्टर मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल। और एक बहुत बड़ी चेन है, चेन किसकी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, एंड कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ polynucleotides, polynucleotides, polynucleotides। तो कल आपको बताया था कि पूरा न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिसर, एफ मिसर ने 1869 में न्यूक्लियस, पस सेल के न्यूक्लियस में खोज की, आइसोलेट किया, लेकिन टर्म क्या दिया था? न्यूक्लिन। वो वास्तव में यही था, डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? अल्टमन ने दिया। और वो तो दोनों चीज कल लिखा दी थी, लेकिन टर्म जो है डीएनए, ये जो टर्म डीएनए है वो दिया था जो के रीज ने। द टर्म डीएनए was given by जोकेरीज, अंडरलाइन कर दो। अब ये देखिए, तो अब ये पॉइंट तो लिखना नहीं, दोनों में कल कॉमन लिखा दिए थे। बेस आपने देख लिया, शुगर आपने देख ली, तो शुगर में आपका H और H, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, H और OH, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये आपका H और ये आपका CH2 और OH, यहाँ से हटाते ये मॉलिक्यूल, तो ये कार्बन 5 है, ये आपका H और OH, यहाँ से OH हटा तो नाइट्रोजन से जुड़ा था यहाँ पर, तो ये आपने कल सब पढ़ लिया था। तो यहाँ पर फार्मूला कल क्या लिखा था? C5 पेंटोज शुगर है, और हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 4 हो गई। राइबोज में 5 रहती हैं, अब यह 4 हो गई, तो पेंटोज शुगर हो गई। पेंटोज में भी डिऑक्सी राइबोज हो गई। ये सब पढ़ लिया। अब क्या है, आगे शुरू करें। डीएनए is made up of two strands, दो रज्जुकों से मिलकर बना होता है। मोस्टली ये है, यूजली लिखा रहे, अपवाद लिखाएंगे। डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स,
और दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। Both strands are anti-parallel to each other. और प्रश्न पूछा जाता दोनों आपके कैसे कंप्लीमेंट्री हैं, आपके संपूरक हैं। बोथ आर ये तीनों पॉइंट आप लोग याद कर लो। बोथ स्ट्रैंड्स आर complementary to each other. Complementary to each other. To each other. Each other. अब इन्हीं तीनों सेंटेंस को पहले समझिए। तो सबसे पहले जेम्स वाटसन और एफ.एच.सी. क्रिक इन्होंने 1953 में जो मॉडल दिया वही मॉडल क्या है? हेलिकल मॉडल। लेकिन कभी लिखना नहीं, लेकिन पूरा है MHF, वैसे खाली लिख लो। विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन इन दोनों लोगों ने किस पर अपना वर्क किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन विवर्तन पर। और इससे जो फोटोग्राफ लिए, जो पिक्चर लिए, वही आधार बने किसके? J.D. वाटसन और क्रिक के। तो आधार ये बने इनके। लेकिन तीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, अवॉर्डेड किया गया। कब? 1962 में। इनको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? और वो भी किसके ऊपर था? मेडिसिन के ऊपर। तो ये आपके वैज्ञानिक के पूछे जाते हैं। इन्हें इसलिए नहीं दिया गया कि रोजालिंड फ्रैंकलिन ये जो थी, ये थे नहीं, ये थी। तो ये थी जो, तो इनकी 38 साल में ही कैंसर से मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनको नहीं मिल पाया। तो ये 3 पॉइंट पहले। द J.D. वाटसन या खाली वाटसन लिख लो। द वाटसन एंड क्रिक proposed double helical model of DNA in 1953, which was based on the photographs of X-ray diffraction of Wilkins and Rosalind
फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन, और FRANKLIN, फ्रैंकलिन। इसके ऊपर वेस्ट था, आधार इन्होंने इनका लिया था, एंड awarded Nobel Prize in 1962 in medicine। अब इन दोनों के साथ साथ कौन, along with Wilkins, along with Wilkins, ये तीनों साइंटिस्ट याद चारों पर, विल्किंस। तो ये है आपका, अब हमारे साथ पहले बनाइए, फिर हम तीनों आपके सेंटेंस को समझाएं। पहला है डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड, हमारे साथ 2 स्ट्रैंड बनाइए। कोई कंफ्यूजन हो रहा क्या? तो कार्बन नंबर, ये ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5, ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। कम से कम 3 या 2 या 4 5 बना लो। ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। क्या कर रहे हो? बना क्यों नहीं रहे? फिर जब हम बनाने लगे तो कहेंगे अब रुक जाइए। 3 सिद्धांत अपनाइए, हम बोलते भी रहेंगे, बनाते भी रहेंगे। आप सुनिए मत, बनाइए पहले, और जब हम बना देंगे तो हम फिर समझाएंगे, तब सुन लीजिए, और समझाने के बाद हम लिखाएंगे। 3 प्रोसेस चलते हैं। लिखाने में भी हम 3 बार सेंटेंस बोलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। ये 5 आप इस प्रकार लिखना, यहां से ले जाना पहले सीधे 5 पर, यहां से कर दोगे तो 4 हो जाएगा। तो P, इधर हमारा नाइट्रोजन है, ए, इधर नाइट्रोजन है, सी कर दो। इधर नाइट्रोजन है, कार्बन नंबर 1 पर ही रहना चाहिए, 1 पर। इधर आपका जी है, टी कर दो। कोई आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है, चाहे इसको हटा दो, यहां पर कर दो एडिनिन, यहां पर कर दो साइटोसिन, यहां पर कर दो गुआनिन, यहां पर कर दो चाहे इसको यहां ले आओ, चाहे इसको, ये आपके जेनेटिक कोड पढ़ाया उस पर निर्भर रहेगा, इससे इसका कोई लेन देन नहीं। जैसा भी आपके मन में आए बना दीजिए और बनाते बनाते चले जाइए। अभी शर्त नहीं है, अब शर्त लगेगी। तो एक हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ए हो गई। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ कितना बताया? 2, और 2 बनी, दोनों हमारी कैसी है? पैरेलल, और कैसी है? एंटी प्रतिमुखी है, प्रति। तो दूसरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। हमारा बेस भी हो गया, शुगर भी हो गया और फास्फेट भी हो गया। ये 4 न्यूक्लियोटाइड हमने बनाए। इस प्रकार बहुत से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं। दूसरा
एंटी पैरेलल है। अब आपका ऑक्सीजन ए हो गया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पर क्या हो गया, पी। तो यहां 3 पर क्या हो गया, OH। यहां 3 पर क्या हो गया, OH। तो कार्बन नंबर, ये ऑक्सीजन हो गई, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पर क्या हो गया, पी। एंटी चल रही। ये हो गया ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 पर पी हो गया। ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और 5 पर क्या हो गया, फास्फेट हो गया। 4 ये हो गए, बनाते चले जाइए लंबी चेन। कार्बन 1 पर, कार्बन 1 पर कौन जुड़ता है, बेस। अब आपको ध्यान रखना होगा, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, अब आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। यदि यहां एडिनिन है तो एक कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 1 1, तो कार्बन नंबर 1 पर ही हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। प्यूरिन होगा तो 3rd पोजीशन और पिरिमिडीन होगा तो 9th पोजीशन। अब हमारा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एडिनिन हुआ, गुआनिन हुआ, ये डबल रिंग है, ज्यादा स्पेस घेरेंगी, और साइटोसिन और थाइमिन सिंगल रिंग है, तो दोनों को बैलेंस होगा। तो एक किसके साथ पेयर करती है, ये पेयर करती है थाइमिन के साथ, और ये सी है तो यहां किसके साथ होगा, जी के साथ, और यहां जी है तो यहां सी के साथ, और यहां टी है तो किसके साथ होगा, ए के साथ। और 4 गाफ रूल अभी पढ़ाएंगे। 4 गाफ रूल ये कहता है कि ए बराबर किसके होगा, टी के, सी बराबर किसके होगा, जी के, और जब इसके बराबर होगा तो तीसरा सेंटेंस आपका क्या था, बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एडिनिन पेयर्स विद थाइमिन, तो इसकी हो गई, एंड साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन, तो दोनों चेन कैसी है, कंप्लीमेंट्री है। दोनों चेन कैसी है, पैरेलल है। दोनों चेन कैसी है, एंटी है। तो एक आपका यहाँ 3-OH, यहां पर OH है तो ये क्या होगा, 5-P, और इधर क्या है, यहां जब 5 आ गया तो यहाँ क्या होगा, 3, तो यहाँ 3-OH, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 पर P है। तो 0 इधर को चल रही और ये इधर को चल रही, तो कैसी हो गई, एंटी पैरेलल। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, सीधी रेखा के द्वारा न करके डॉट 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 करते, तो ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, 2, और सी और जी के बीच में कितने हैं, 3 है, 3 2, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। ये हमारी क्या हो गई, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई,
एक पॉलीपेप्टाइड चेन ए हो गई, दोनों एंटी पैरेलल हैं। अब तीनों सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। डीएनए मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड रज्जु के हो गया, एक ये हो गया। दूसरा क्या था, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, ये इस दिशा में जा रहा और ये इस दिशा में जा रहा। और तीसरा क्या था, बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, हमारा ये चेन किसके कंप्लीमेंट्री है, इसके, एक इसके साथ पेयर करता टी, कितने बॉन्ड लगते, 2, हाँ एक इसके साथ करता है जी, कितने बॉन्ड लगते, 3। पहले बना लो फिर लिखो। बना लिया। तो ये आपका जितने भी आपके, जैसे फ्लोरीन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट हैं ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही आपका हाइड्रोजन एटम गुजरेगा इन तत्वों के साथ, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक पोली, यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक एक पोली न्यूक्लियोटाइड चेन, एक पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें क्या होगा, इसमें शुगर और फास्फेट। तो शुगर और फास्फेट क्या बनाता, बैकबोन, ये बैकबोन बनाएगा। तो वन पोली न्यूक्लियोटाइड चेन, वन पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये शुगर फास्फेट की बैकबोन है, शुगर फास्फेट बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, जो फोर्स डेवलप हो रहा है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन है इसमें और नाइट्रोजन ये तो है नहीं इसमें। तो जैसे ही हाइड्रोजन एटम गुजरेगी इसके पास से, तो एक फोर्स डेवलप होगा और वही फोर्स क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो 3 सेंटेंस पढ़े, उन 3 सेंटेंस के बाद आगे शुरू करिए। डीएनए मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल, 3D है, 3D। अब समझ लीजिए, ये है आपके, इनका भी इन्होंने सहारा लिया तो वाटसन ने, इरविन, चारगाफ। तो इनका एक रूल है, वो रूल क्या कहलाता, इक्विवेलेंस रूल, तुल्यांकी सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्यूरिन पेयर बनाती है इसके साथ, पिरीमिडीन के साथ। ये प्यूरिन है, ये पिरीमिडीन है। इसके मतलब दोनों कैसे कंप्लीमेंट्री है, यानी ए इज इक्वल टू किसके है, टी के,
और G इज इक्वल टू किसके, C के। लेकिन बट यदि हम कर दें A और प्लस T नॉट इक्वल टू G और C, मतलब ये दोनों हमारे क्या है, प्यूरिन, और ये दोनों हमारे क्या है, pyrimidine। ये तो है बराबर बराबर, लेकिन AT और GC नहीं बराबर है। तो अगला, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस रूल ऑफ अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस लिख पाओगे, ठीक है। इक्विवेलेंस रूल ऑफ चारगॉफ, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन is equal to the amount of pyrimidine, purine equal to the amount of pyrimidine, that is A बराबर T एंड G बराबर C, बट AT is not equal to the GC। जब इसके मतलब इससे पेयर करेगी तो ये पेयर किससे करती है, थाइमीन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। और साइटोसिन किससे करेगी, ग्वानिन से। कितने बॉन्ड, 3। अगला पॉइंट, एडिनिन पेयर्स with the thymine by 2 hydrogen bonds, and cytosine pairs with guanine by 3 hydrogen bond, 3 hydrogen bond। अब यदि हम इसका रेशियो लें कि A और प्लस T अपान G प्लस C, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेस रेशियो कहलाता है। ये जो बेस रेशियो है ये कांस्टेंट होता, पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होता। 80 ये जो आपका है यूकैरियोट्स में मोर देन 1, इसकी मात्रा ज्यादा इसकी कम है तो मोर देन 1, और प्रोकैरियोट्स में ये ज्यादा होता है तो लेस देन 1। तो A प्लस टी अपॉन G प्लस C is called base ratio। In eukaryotes, base ratio more than 1 because इसमें किस प्रकार को होगा, AT टाइप, because consists of A plus T
content, and in prokaryotes, less than one, क्यों? इसमें जीसी प्रकार को होता, बिकॉज जीसी टाइप, अब प्रोकैरियोट के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी जीसी टाइप होता, आल्सो जीसी टाइप in mitochondria, GC type in mitochondria and chloroplast. तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसा होगा? ए और प्लस टी टाइप, और प्रोकैरियोट्स में कैसा होगा? जी और प्लस सी टाइप। दस इन यूकैरियोट्स एटी कंटेंट ज्यादा होगा, 10 इन यूकैरियोट्स ए प्लस टी टाइप, A plus T type, and prokaryotes G plus T type, G plus C type. चारगा पे भी कहते हैं, कि जो हमारी प्यूरिन है ए और प्लस जी, ये जो प्यूरिन है, इसकी परसेंटेज बराबर होती है किसके? C प्लस टी से, परसेंटेज भी बराबर होती। और ये परसेंटेज कितनी होगी? 50% ए है तो 50% ए होगी। तो अकॉर्डिंग टू चारगॉफ, the percentage of A plus G and C plus T 50%, 50%। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहीं पर, यदि हमारा जी बराबर है 30%, है, तो ये कितना होगा? सी कितना होगा? टी कितना होगा? सब लोग निकालो तरफ पर। इफ जी हैज 30% amount, what would be C, A and T? अरे भाई रखो भाई, अभी थोड़ा बंद करने दो। काय फिजिक्स सब लोग क्या करेंगे, इतनी जल्दी बताने लगोगे? निकालो, सब लोग निकाल लिया, बढ़िया किया, चुप तो रहो। 2-1 लोगों के अलावा सबने थोड़ी निकाल लिया। आप बता दोगे तो कौन निकालेगा? जब हमने बताया कि 50 ए होना चाहिए, तो हमारा जी कितना है? 30 है, 30। और जब जी 30 है तो हमारा ए कितना होगा? 20 होगा। और ये जब हमारा 20 है, अब ये इक्वल टू किसके होता है? टी के। तो टी का कितना होगा? 20%। और जब 20 है तो सी कितना होगा? 30%। 50 ये हो गया और 50 ये हो गया। ये प्रॉब्लम यहां से पूछी जाती है।
क्लियर हुआ सबको? अब क्या हुआ, ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बने, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने तो ये थोड़ा लूज होते हैं, इनमें कर्वेचर आ जाता है, और कर्वेचर आ जाने से ये ट्विस्ट कर जाता है। तो मॉडल कैसा है? हेलिकली ट्विस्टेड है। तो अगला, बोथ स्ट्रैंड्स आर हेलिकली ट्विस्टेड, हेलिकली ट्विस्टेड। तो एक आपका स्ट्रैंड ए हुआ, एक स्ट्रैंड ए हुआ, डबल दिखा दो जिससे और क्लियर हो जाए, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक स्ट्रैंड हो गया। यदि ये 5 डायरेक्शन से है तो एंड कहां होगा? 3 डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका, और दूसरा पैरेलल इसी के चलेगा, तो पैरेलल ये आया और क्रॉस नहीं इसको करेगा, ये आया, ये आया, फिर इसी के पैरेलल चलेगा, ये चला पैरेलल, ये चला पैरेलल, फिर इसके पैरेलल चलेगा, पैरेलल पैरेलल, ये चलेगा, ये पैरेलल चलेगा। और तो यहां पर क्या होगा? 3 डैश, तो यहां पर क्या होगा? 5 डैश, एंटी पैरेलल हो गए। अब इसमें एक आपका, एक आपकी जो खांच बनी, ग्रोव बनी, ये माइनर या सैलो, और एक ग्रोव बनी वो डीप और मेजर। तो ये हो गई माइनर, माइनर ग्रोव, माइनर ग्रोव, और ये हो गई मेजर, मेजर ग्रोव, ये मेजर हो गई। इसको हम सैलो कह सकते, उथली, और इसको हम डीप कह सकते, इतने। अब इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन ए हो गई, एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, तो स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं, इसमें कर्वेचर आ गया, तो हेलिकली ट्विस्टेड हो गई। ट्विस्टेड जब हो गई तो 1 ए हो गई और 1 ए हो गई। अब एक माइनर से दूसरा माइनर, एक माइनर से दूसरा माइनर, या एक मेजर से दूसरा मेजर। तो यहां पर थोड़ा डायग्राम छोटा है तो 2 से क्लियर हो गया। तो एक माइनर से दूसरे सक्सेसिव माइनर की जो दूरी है, दूरी, यही हेलिकल का क्या कहलाता है? एक टर्न, और टर्न को क्या कहते? पिच। और इस पिच की एक माइनर ग्रोव से एक माइनर ग्रोव तक जितनी यहां से दूरी इसने तय की वो इसकी क्या कहलाएगी? पिच की लेंथ। तो पिच की लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो अगला पॉइंट, द डिस्टेंस या लेंथ, द लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव, एक के बाद एक, टू सक्सेसिव आइदर माइनर टू माइनर ग्रोव, माइनर टू माइनर ग्रोव, और मेजर टू मेजर ग्रोव, मेजर ग्रोव।
called helical turn, called helical turn, or length of the pitch, length of the pitch, length of the pitch, length of the pitch कितनी है, which is 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। ये पैरामीटर कुछ नोट करिए, 34 एंगस्ट्रॉम। आजकल जो हम ज्यादा स्टैंड अपनाते हैं तो नैनोमीटर, तो नैनो में क्या हो जाएगा, 3.4 nm नैनोमीटर। तो ये हमारी हो गई एक काल्पनिक एक्सिस, ये काल्पनिक एक एक्सिस, इसी के चारों तरफ जैसे अपने लोग लैडर लाइलोन वगैरह के अपने लोग इस तरह से करते चले जाते हैं, सीढ़ी लगी चढ़ते ऊपर तो ऐसे टर्न करती चली जाती। अब इसमें एक पिच में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 एक माइनर है या एक मेजर है, तो इसमें 10। तो अगला पॉइंट, आप लोग दूसरा कलर रखे हो दूसरे से बना लो। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न इज 10, 10 बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स। वन टू, तो शुगर कहां रहेगा, शुगर और फास्फेट, ये शुगर और बीच में क्या रहेगा, फास्फेट, बीच में क्या रहेगा, फास्फेट। तो शुगर और फास्फेट क्या बनाते हैं, बैकबोन। और हमारे नाइट्रोजन क्षार कहाँ रहते हैं, उसकी राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये किससे पेयर करेगा, ये किससे पेयर करेगा, टी से। तो यहां पर ये टी से हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होंगे, और जी किससे करेगा, सी से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये दोनों नाइट्रोजन बेस कहाँ रहते हैं, सेंटर में यहां पर। और किसके राइट, इसके और इसके राइट एंगल। और शुगर और फास्फेट कहाँ रहते हैं, स्ट्रैंड में। तो अगला पॉइंट, शुगर एंड फास्फेट, शुगर एंड फास्फेट, शुगर एंड फास्फेट फॉर्म बैकबोन, बैकबोन एंड नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस एट समकोण पर, एट राइट एंगल ऑफ द एक्सिस, राइट एंगल ऑफ द एक्सिस। अगला देखें, अब हमारे जब 10 बेस पेयर है और 10 बेस पेयर, अब टोटल जब एक टर्न होगा, यहां से चलेगा यहां पर आएगा, तो कोण कितने का बनेगा,
360 डिग्री का, और 360 डिग्री का बनेगा, डिवाइड कर दीजिए 10 से, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 36, 36 एंगल का कोण बनेगा। दो नाइट्रोजन बेस, जैसे आप चलते सीढ़ी पर, पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 36 होगा। अभी तक आपने पिच की लेंथ देखी, माइनर टू माइनर कितनी, 34, और कितने बेस पेयर देखे, 10, तो 34 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक बेस पेयर ए है, और उसका जो सक्सेसिव बेस पेयर ए है, तो दोनों के बीच की जो दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगला पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर्स, बेस पेयर्स कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में निकालेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.34 nm नैनोमीटर हो जाएगा। अब दो, यहां से यहां दो के बीच एंगल बनेगा वो 360 से 10 डिवाइड करिए तो 36 हो। द एंगल बिटवीन two successive nitrogen bases is 36 degree, 36 डिग्री। दस से डिवाइड करेंगे 360 को। अब हमारा जो डायमीटर है, डीएनए का जो डायमीटर है वो है कितना, 20 एंगस्ट्रॉम, तो नैनो में कितना हो जाएगा, 2 nm। एंड diameter of DNA is 20 angstrom, 2 nm, 20 angstrom। इसको समझ लो थोड़ा। तो ये हमारा हो गया एडिनिन, पेयर किससे करता है, थाइमीन से। तो एक हमारा थाइमीन से क्या जुड़ा, शुगर, और इस शब्द भी क्या जुड़ा, शुगर। और दूसरा है गुआनिन, पेयर किससे करता है, साइटोसिन से। इधर शुगर और इधर शुगर, तो एक न्यूक्लियोटाइड इस साइड को हो गया, इधर का एक उस साइड को हो गया, एक उस साइड को हो गया, और दो शुगर के बीच में यहां क्या हो गया, ये फास्फेट हो गया, ये दो शुगर हो गए, ये फास्फेट, और ये आपका फास्फेट हो गया, फास्फेट। इसके मतलब फास्फेट टू फास्फेट, फास्फेट से फास्फेट की दूरी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। और शुगर टू शुगर, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का शुगर और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के शुगर, इसकी दूरी कितनी, 11.1 एंगस्ट्रॉम। तो डायमीटर को पहले क्लियर करिए, 20, दैट इज डिस्टेंस between
phosphate of both chains, अब यहां शुगर से शुगर की दूरी दोनों चेन में कितनी है? 11.1 एंड डिस्टेंस बिटवीन शुगर टू शुगर ऑफ बोथ चेन्स is 11.1 angstrom. 11.1 angstrom. तो ये डायमीटर हो गया और ये आपका शुगर से शुगर की दूरी हो गई। और डीएनए मॉलिक्यूलर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10 to power 6 to 10 to power 9। मॉलिक्यूलर वेट 10 to power 6 to 10 to power 9 डाल्टन। समय हो गया, अभी 10 मिनट है। अब जो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल, अभी इसके बहुत पैरामीटर है। ये आपका नेचर आपकी कैसी है? एसिडिक इन नेचर और ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वेवलेंथ होती 2600। इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ वेवलेंथ 2600 एंगस्ट्रॉम। अगला, अब दोनों स्ट्रैंड, यदि इन दोनों स्ट्रैंड को हम 80 to 90 डिग्री पर हीट कर दें, तो दोनों को जब हीट कर देंगे तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाने को कहते हैं डीनेचरेशन, विकृतीकरण हो जाए। चलो रोको, 2600 ये ज्यादा हो गया। वो तब से मूड ही कर दिया वैसा इसका। हम तो सोच रहे थे बेटा अभी तो बहुत पैरामीटर इसके लिखा। अच्छा, एक लाइन लिख लो फिर छोड़ देंगे। ये जो हम जो आपके पैरामीटर दे रहे हैं और जो जेडी वॉटसन और क्रिक ने डिस्क्राइब किया, वो हमारा काउंट डीएनए था, वो हमारा बी डीएनए है। तो वी डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपको ए भी पढ़ाना, सी भी पढ़ाना, डी भी पढ़ाना और जेड भी पढ़ाना, तो एक लाइन इसको लिख के छोड़ दो। द डीएनए which was described by Watson and Crick is VDNA। अब इसके आगे के पैरामीटर कल तो आपका रहेगा एल्गी। अगले वीक में आपका